Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I am your biology teacher. आज के इस लेक्चर में हम दो शॉर्ट टॉपिक्स हैं आपकी बुक के साइटोस्केलेटन और सेंट्रियोल्स, दोनों चूँकि एसोसिएटेड हैं तो इनको मिला के पढ़ते हैं अभी। और डिटेल्स के लिए लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, द फर्स्ट part is cytoskeleton. साइटोस्केलेटन, जैसे कि मैं हमेशा कहता होता हूं, अगर लफ्ज पे फोकस कर लिया जाए तो यहीं से समझ आना स्टार्ट हो जाती है। ऑलराइट, अब देखें, साइटो फ्रॉम द सेल, स्केलेटन ढांचा। सेल का जो छोटे छोटे सेल्स हैं, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स, इन सब के अंदर कोई ना कोई सपोर्टिव स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम कह सकते हैं कि इट इज अ फैब्रिक। ये एक ऐसे छोटे छोटे रेशों पे मुश्तमिल साख्त है जो कि सेल की शेप को मेंटेन करता है, इसके अंदर ऑर्गेनल्स को उनकी फिक्स पोजीशंस के ऊपर रखता है, और उसके साथ ही साथ अगर साइटोप्लाज्म को साइक्लोसिस यानी कि स्ट्रीमिंग मूवमेंट प्रोवाइड करनी हो तो उसमें भी मददगार साबित हो सकता है। ऑलराइट, तो साइटोस्केलेटन सेल का ढांचा। अब इस साइटोस्केलेटन के कुछ कंपोनेंट्स हैं। What are the components of cytoskeleton? The first thing is microtubules. Microtubules पे मुश्तमिल होगा. The second one is microfilaments. And the third component is intermediate filaments. फिलामेंट्स रेशे, धागे नुमा स्ट्रक्चर्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि सेल के ढांचे को बना रहे हैं। इनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये चूंकि आपकी बुक में नहीं है तो इसलिए हम इसकी तफसील में नहीं जा रहे, लेकिन जो बाकी चीजें, इसकी केमिकल कंपोजिशन और इंडिविजुअली ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो उसको हम जरूर डिस्कस करेंगे डिटेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिशन हम देखते हैं अब कि अगर माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स साइटोस्केलेटन बना रहे हैं तो ये खुद किस चीज के बने हुए हैं। तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि ऑल ऑफ देम आर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। सब के सब क्या हैं? प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं। ऑलराइट, अब अगर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं तो कौन कौन से प्रोटीन्स इनमें मौजूद हो सकते हैं? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ओके, माइक्रोट्यूब्यूल्स, छोटी छोटी नालियां हैं, तो ये जो नालीदार स्ट्रक्चर्स हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन पे मुश्तमिल होंगे। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहलाती हैं, एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन एंड केराटिन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन, दीज प्रोटीन्स दे आर आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द मसल्स। ये जो हमारे मसल्स हैं जो हमारी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ये सब की सब प्रोटीन्स इनके अंदर भी मौजूद हैं। ऑलराइट, केराटिन, इसको हम कहते हैं इट इज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। जैसे हमारे नेल्स, नाखून और हमारे हेयर्स जो बाल हैं ये केराटिन प्रोटीन पे मुश्तमिल हैं, तो सेल्स के अंदर भी यही प्रोटीन अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये जो तीनों कंपोनेंट्स हमने लिखे थे, माइक्रोट्यूब्यूल्स और फिर माइक्रोफिलामेंट्स और फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इनको वन बाय वन हम डिटेल से देखते हैं कि ये क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स साइज के एतबार से सबसे बड़े कंपोनेंट्स कहलाएंगे। ऑलराइट, और ट्यूब्यूल्स हैं तो इसका मतलब है कि दे विल बी जस्ट लाइक द ट्यूब्स, elongated tubes, लंबी लंबी सी नालियां हैं बुनियादी तौर पे स्ट्रक्चर के लिहाज से, एंड दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। सेकेंडली, अब जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका वो इनके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। वो क्या है कि हम कहते हैं कि दीज आर सिलेंड्रिकल। आपकी बुक में एक टर्म यूज हुई है स्लेंडर, SLENDER, ऑलराइट।
वो इसके स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सप्लेन करता है और ये बताता है कि दीज प्रोटीन्स दे कैन बी लेटरली कंप्रेस्ड। ओके, बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे अगर हम अपनी स्किन को थोड़ा सा खींचें और उसके बाद छोड़ दें तो ये वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में चले जाते हैं। ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हैं ये सेल को ये प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं कि सेल के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए कि अगर उसको स्क्वीज किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो थोड़ी देर के बाद वो अपनी इलास्टिसिटी की वजह से वापस अपनी असल हालत में आ जाए। सो दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। सेकेंडली, इसके जो फंक्शंस हैं, क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल के अंदर। ऑलराइट, तो इसके लिहाज से स्टूडेंट्स कुछ स्ट्रक्चर्स के मैं नाम यहां पे लिखने लगा हूं। दे आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सिलिया। ओके, दे आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजेला। They are involved in the formation of basal bodies, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है इनकी assembly and disassembly of mitotic apparatus. All right, अब देखें ये टर्म्स मैंने यहां पे लिखी हैं, ये फंक्शंस हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स परफॉर्म कर रहे हैं विद इन द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। सिलिया नंबर 1, दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन वाटर। सबसे पहले नंबर पे पैरामीशियम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगर आपको याद हो, द स्लिपर शेप्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म, जूते की साख्त की तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। उसकी साइड्स पे बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि उसको पानी में मूव करने में हेल्प आउट करते हैं। फिर इसी तरह सेकेंड एग्जांपल अगर हम देखें तो विद इन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जो हमारे नॉस्ट्रिल से लेके ऑनवर्ड ट्रेकियरी ट्यूब्स तक, ये सरफेस जो है इट इज कवर्ड अप बाय सिलिया एंड म्यूकस। ये क्या कर रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स को रोक रहे हैं और हवा की कंडीशनिंग कर रहे हैं ताकि वो लंग्स में एंटर हो सके। फिर सेकेंड स्ट्रक्चर दैट इज फ्लैजेला। बहुत ज्यादा हो तो दे आर नोन एज फ्लैजेला, अगर अकेला होगा तो इट विल बी फ्लैजेलम। ओके, अब फ्लैजेला जो है इनके लिए बेस्ट एग्जांपल हमारे पास बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर लोकोमोशन के लिए, बैक्टीरिया की मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए समटाइम्स एक बड़ा सा फ्लैजेलम मौजूद होता है, तो इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। द थर्ड स्ट्रक्चर इज द बेसल बॉडी। बेसल बॉडी क्या चीज है, शायद ये टर्म पहली दफा आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन ये आप पहले स्टडी कर चुके हुए हैं। ऑलराइट, जहां पे किसी भी बैक्टीरियम के अंदर फ्लैजेलम एम्बेडेड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, दैट पार्ट इज नोन एज बेसल बॉडी। ऑलराइट, फिर उसके बाद ये जो फोर्थ पॉइंट हमने यहां पे मेंशन किया है स्टूडेंट्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल। इसका क्या मतलब है, नॉर्मली जब भी सेल्स डिवाइड करते हैं, जो सोमेटिक सेल्स हैं, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, तो दे डिवाइड बाय माइटोसिस। ओके, सेल 1 से 2 में तकसीम हो जाते हैं। अब इन सेल्स को डिवाइड करने के लिए एक पूरा अपरेटस बना के दिया जाता है, एक पूरा स्ट्रक्चर बना के दिया जाता है। ये जो फिगर आपको इस वक्त नजर आ रही है, ये बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे आप लोग इस शक्ल से कि ये जो डॉटेड लाइंस नजर आती हैं किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर, these dotted lines they are formed by microtubules, ताकि जब सेल डिवाइड हो तो सेल डिवीजन के साथ ही साथ ये स्ट्रक्चर हमेशा हमेशा रिलेट होगा, क्योंकि क्रोमोसोम्स की जो मूवमेंट है दैट इज ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, माइटोटिक अपरेटस बनाते हैं, और फिर जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तो उस वक्त ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज नोन एज क्लीवेज फरो। ओके, क्लीवेज फरो क्या है ये देखें जरा। अगर एक एनिमल सेल अपनी माइटोसिस की लास्ट फेज पे पहुंच जाए, दैट इज व्हाट, टेलोफेज। ओके, सेल जब डिवाइड होने के करीब होता है तो उस वक्त इनके दरमियान में एक ये पिंच्ड स्ट्रक्चर बनता है। ये जो पिचका हुआ सा दरमियान में स्ट्रक्चर या रिंग बनता हुआ नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज क्लीवेज फरो। ऑलराइट, दिस क्लीवेज फरो is also located by the presence of microtubules. All right students,
ये था हमारा पहला कंपोनेंट साइटोस्केलेटन का. आफ्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स द नेक्स्ट वन इज माइक्रोफिलामेंट्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स को आप एक और नाम से भी याद रख सकते हैं. दैट इज एक्टिन फिलामेंट्स. Actin filaments, due to their ability of contraction and relaxation, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ओके, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जैसे हमारे मसल्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन मिलके हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवा रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से एक्टिन प्रोटीन्स यहाँ पे कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट जो है उसको कंट्रोल करते हैं. और वो किस तरह से पता चलता है? जब हम इनकी प्रेजेंस देखते हैं विद इन द सेल, तो दीज माइक्रोफिलामेंट्स दे आर लिंक्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन इनर सरफेस. सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि आउटर मोस्ट बाउंड्री है, उसकी अंदर वाली सतह के ऊपर माइक्रोफिलामेंट्स उसके साथ लिंक्ड हैं. ओके, एंड दैट पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज एक्टोप्लाज्म. वेरी गुड. अब एक्टोप्लाज्मिक पोर्शन में माइक्रोफिलामेंट्स की मौजूदगी किस चीज को रेगुलेट करती है? स्टूडेंट्स, एक टर्म मैं यहां पे लिख रहा हूं, दैट इज साइक्लोसिस और स्ट्रीमिंग मूवमेंट. साइक्लोसिस और स्ट्रीमिंग मूवमेंट. साइटोप्लाज्म का वो वाला पार्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब है, दैट इज ऑलवेज इन मोशन. वो हमेशा मूव करता रहता है बिल्कुल स्लो स्पीड के साथ. वो विद इन द प्रीमिसेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सर्कुलेट करता रहता है. उस मूवमेंट को हम कहते हैं साइक्लोसिस और स्ट्रीमिंग मूवमेंट. अब साइक्लोसिस और स्ट्रीमिंग मूवमेंट की एक और एग्जांपल मैं यहां पे आपको देने लगा हूं. दैट इज अमीबॉइड मूवमेंट. अमीबॉइड मूवमेंट क्या चीज है? यहां पे स्टूडेंट्स, अगर आप देखें, ये एक अमीबा हमें विद इन द एक्वस मीडियम मूव करता हुआ नजर आ रहा है. और अमीबा की मूवमेंट की एक स्पेशलिटी है कि व्हेनेवर दीज अमीबा दे टेंड टू मूव, जब भी ये मूव करना चाह रहे होते हैं, तो दे मेक सूडोपोडिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं. ओके, अब यहां पे माइक्रोफिलामेंट्स दे हेल्प दिस यूकैरियोटिक सेल टू मेक सूडोपोडिया. सूडोपोडिया बनाने में माइक्रोफिलामेंट्स का किरदार है. और जितनी भी प्रोजेक्शंस यानी कि उभार आपको नजर आते हैं अमीबा में, वो सब के सब माइक्रोफिलामेंट्स की मदद से बनाए जाते हैं ताकि वो हरकत भी करता रहे और उसके साथ ही साथ अगर कोई फूड पार्टिकल मिल जाता है तो उसको भी एनगल्फ किया जा सके. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स. नेक्स्ट, आफ्टर द माइक्रोफिलामेंट्स हम बात करते हैं intermediate filaments. ओके, अब इंटरमीडिएट फिलामेंट्स साइज के लिहाज से इंटरमीडिएट इनको कह रहे हैं क्योंकि इनका साइज जो है वो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के दरमियान में है. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. ओके, अब intermediate filaments they only play structural role in maintaining the shape of the cell. सेल की जो शक्ल हमें नजर आती है, एनिमल सेल है या कोई प्लांट सेल है, प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल तो उसको उसकी एक रिजिड स्ट्रक्चर या सपोर्ट प्रोवाइड कर ही रहा है, लेकिन सेल के अंदर वाली साइड पे जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे कार फरमा है उसकी शक्ल को मेंटेन करने में दे आर द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. ओके, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म का रोल प्ले कर रहे हैं. और वो क्या है कि अभी माइक्रोफिलामेंट्स में हमने देखा है द साइटोप्लाज्म इट इज ऑलवेज सर्कुलेटिंग. अगर ये मूव करता रहेगा तो ऑर्गेनल्स कहां जाएंगे? तो यहां पे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स अपना काम करते हैं. और वो क्या करते हैं? दे एंकर, सहारा देते हैं द ऑर्गेनल्स
at their specific places or location. कोई भी ऑर्गेनल अगर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के दौरान अपनी जगह पे फिक्स्ड रहता है तो किसकी वजह से रहता है? These are the intermediate filaments. Okay students, अब intermediate filaments जो है normally they are made up of keratin like proteins. Okay, हम अपनी आसानी के लिए याद रख सकते हैं कि they are made up of some proteins that belong to the family of the keratin structural protein. Okay, even के animal cell के मुतालिक हमेशा से हम एक बात कहते हैं कि the nucleus is always present in the center of the cell. तो न्यूक्लियस अगर सेंटर में मौजूद है तो उसको सेंटर में रखना, this is also the function of intermediate filaments. All right students, after the cytoskeleton एक और ऑर्गेनल जो कि एसोसिएटेड है इसी के साथ, उसको मैं यहां पे मेंशन करने लगा हूं, and that are centrioles. जी स्टूडेंट्स, centrioles are one of the most important organelles present in animal cells. Okay, अब सबसे पहले नंबर पे चलें, मैं यही बात आपको बताता हूं कि they are present in what type of cells? They can be present in animal cells. They can be found in microorganisms, few of the microorganisms. And they can be observed in lower plants. Lower plants में किन plants को normally put किया जाता है? वो वाले पौधे कि जो non-vascular plants हैं, like bryophytes हैं, mosses वगैरह और funaria etc. Okay? फिर इसके साथ ही साथ एक और objective point मैं आपको यहाँ पे लिखवाने लगा हूँ, इसको आप लोग जरूर नोट कीजिएगा. Centrioles are one of the other non-membranous structures of eukaryotic cells. Okay, राइबोसोम्स वो ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास कोई भी आउटर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती. ओके, सेंट्रियोल्स की अभी हम बात कर रहे हैं और इसके बाद एक और ऑर्गेनल मजीद हम डिस्कस करेंगे. इन ऑर्गेनल्स के ऊपर यूकैरियोटिक सेल्स में होने के बावजूद कोई भी एक्सटर्नल पेरिफेरल मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, तो these are known as non-membrane bounded organelles. Okay, then these centrioles, they are absent in plant cells. All right students, plant cells के अंदर centrioles नहीं है, लेकिन जब प्लांट सेल ने भी डिवाइड करना होता है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ही उसको रेगुलेट करते हैं, वही स्पेशलाइज्ड एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं. लेकिन सेंट्रियोल्स वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वहां पे माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं बनाते इनसाइड द प्लांट सेल्स. ओके, देन इनके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो दे आर मेड अप ऑफ व्हाट? array arrangement of 9 microtubules. Centrioles make an array of 9 microtubules. Then these microtubules, they are further composed of what? The 9 microtubules or microtubule arrays is further composed of triplets. Triplets यानी कि 3 ट्यूब्यूल्स पे मुश्तमिल है. ओके स्टूडेंट्स, अब अगर ये पूछा जाए कि टोटल ट्यूब्स जो बन रही हैं यहां पे वो कितनी है, इसका मतलब ये है कि if there are 9 triplets, तो 9 multiplied by 3 it will be 27 total microtubule subunits. ओके, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं.
Then what is the function of centrioles within the eukaryotic cell? Okay, functions के एतबार से these centrioles, they are very important in making up the mitotic apparatus. All right students, अब mitotic apparatus क्या है? अगर आप बोर्ड के ऊपर देखें तो ये एक सेल डिवाइड होना चाह रहा है. ओके, जब भी कोई सेल डिवाइड होने लगता है तो इन द बिगिनिंग, ओके, बिल्कुल सेल डिवीजन से पहले सेंट्रियोल्स दे रेप्लिकेट, एक से दो हो जाते हैं. ओके, अब अगर ये पेयर्स में मौजूद हैं, यानी कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के दो अलग-अलग से अरेज बनाते हैं, दो अलग-अलग सेट बना के वहां पे मौजूद होते हैं. और नॉर्मली इनकी प्रेजेंस कहां पे है? आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की बैरूनी सतह के ऊपर. ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होगा? इफ दिस सेल इज गोइंग टू डिवाइड तो सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट होंगे. रेप्लिकेट होने के बाद क्या होगा? दीज सेंट्रियोल्स दे विल ट्रेवल टू द ऑपोजिट पोल्स, अलग-अलग से ट्रेवल करते हुए न्यूक्लियस की ऑपोजिट साइड्स पे जाके सेटल हो जाते हैं और फिर उसके बाद वहां से स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं. वो स्पिंडल फाइबर्स जब न्यूक्लियस डिस्टॉर्ट हो जाएगा, डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, तो क्रोमोसोम्स नजर आना शुरू होते हैं. क्रोमोसोम्स के ऊपर एक सेंटर पे पॉइंट होता है और उसका नाम क्या होता है? यस, सेंट्रोमेयर. सेंट्रोमेयर के ऊपर काइनेटोकोर फाइबर से ये उसको अटैच करते हैं और फिर उसके बाद क्रोमोसोम्स को मूव करना शुरू करवा देते हैं टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल्स. ऑलराइट, और फिर एट द एंड क्या होगा? जो लास्ट फेज होती है सेल डिवीजन की, वहां पे हमें क्या नजर आता है कि whenever the animal cell is going to divide, a specialized ring is formed in the middle of the two daughter cells, और वो जो रिंग बनता है that is known as the cleavage furrow. All right students, that cleavage furrow, it is located by microtubules of the centrioles. तो centrioles cleavage furrow बनवाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि सेल को आहिस्ता आहिस्ता पिंच करते हुए एक दूसरे से सेपरेट कर देते हैं and the cell ultimately divides into two daughter cells. All right, अब आपकी आसानी के लिए ये एक दो पॉइंट्स मैं यहाँ पे मेंशन करने लगा हूं कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन में ये वाला सवाल पूछा जाए कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रियोल्स, तो आपको पता हो कि आपने कितना लिखना है और क्या लिखना है. नंबर 1, important for making the mitotic apparatus. Okay students, mitotic apparatus बनाने में helpful है. Number 2, cleavage furrow formation at the time of cytokinesis. Cytokinesis, सेल डिवीजन, यानी कि जब दो डॉटर सेल्स एक दूसरे से मुकम्मल तौर पे अलहदा हो जाएंगे तो इनको अलहदा करवाने में भी सेंट्रियोल्स अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, this is the end of today's session.